हाय दोस्त, जय हिंद। आपने कहानी घर के कई परिस्थितियों को पसंद किया है और इस कड़ी में फिर मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। खलील जिब्रान की कहानी है ये, एक पेड़ की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इस कहानी को पूरी तरह सुनें ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये पूरी कहानी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी कहानी बहुत लंबी है। मेरा प्रारंभ उस समय हुआ जब मैं गुठली की शक्ल में ज़मीन के नीचे दबा हुआ था और गुठली की गिरी छिलके को फाड़कर सिर निकालने की कोशिश कर रही थी। मैं खुद अपने अस्तित्व को बाहर निकालकर प्रकाश देखने की अभिलाषा कर रहा था। उस सुबह की याद में मुझे अब तक मज़ा आता है। कितनी सुहावनी घड़ी थी वह कि अनगिनत बहारें बीतने के बाद भी उसकी याद मेरे दिल में बाकी है। बावजूद इसके कि उस वक्त मैं ज़मीन से चिपका हुआ था, मेरी कमज़ोर शाखाएं दूर से एक ही टहनी की शक्ल में नज़र आ रही थीं। उस समय भी मेरे मन में एक उमंग थी जो हर पेड़ में स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, लेकिन उसका वर्णन करना हमारी सामर्थ्य से बाहर है। चाहे हमारी शाखाएं और पत्ते होठों और जबानों का रूप क्यों न ले ले, हमारे दिल में बसने वाली बात को बयान करना भी हमारे बस में नहीं है। हमारे हरे भरे जीवन में, बल्कि हर उस चीज़ की ज़िंदगी में जो धरती से प्रकट होती हैं या ज़मीन पर चलती फिरती हैं, रहस्य छिपे हुए होते हैं जो बाहरी लक्ष्यों से पहचाने नहीं जा सकते। मेरी उम्र की पहली बहार बीत चुकी, गर्मी आई, वो भी गुजर गई। फिर पतझड़ आया। अब मेरे कदम बढ़ चुका था, मेरा सिर ऊपर को उठ गया था। मैंने चारों ओर नज़र डाली। दूर दूर तक जंगल का विशाल मैदान और कहीं कहीं उसके मोड़ नज़र आने लगे। मैंने सुबह के वक्त शाखाओं की छाँवों को देखकर सोचना शुरू किया। समय के बीतने के साथ साथ इन छाँवों की शक्लें भी बदलती थीं। शाम होते ही वे शक्लें मिट जाती, उनका नाम निशान तक बाकी न रहता। सायों में एक जादू भरा रहस्य है जो हमें खोज और चिंतन करने का आह्वान करता है। मैंने अपने मन से कई बार पूछा कि पेड़ों के रहस्य तो उनकी सायों की वास्तविकता से भी अधिक अज्ञात होंगे। कई बार तो मेरे मन में विचार आता है कि इस वन में जो कुछ मैं देखता हूँ और जो भी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है वो किसी ऐसी चीज़ का साया है जिसे हम नहीं देख सकते। वो किसी ऐसी चीज़ की प्रतिध्वनि है जो आँखों से ओझल है। इन पिछले 3 मौसमों में मैंने अपने जीवन का सिंहावलोकन किया। मुझे यह ज़िंदगी एक अखंड मधुर प्रार्थना की तरह मालूम हुई जो मेरी कमज़ोर शाखाओं के थर्राने से पैदा होती। वो मेरे नन्हे पत्तों की महक को साथ लेकर आकाश की ओर जाती हैं। मगर उस समय मुझे जो सबसे उत्कृष्ट रहस्य मालूम हुआ वो ये था कि मेरी नाजुक शाखाएं उस चिड़िया के बोझ से भी झुक जाती थी जो किसी ऊंचे पेड़ से कूदकर उन पर आ बैठती थी। मैंने जब भी उस चिड़िया के बारे में सोचा तो अपने अंदर मधुर अनुभवों का मीठा भाव पाया, इसलिए कि वो सबसे पहला पंछी था जिसने मुझे ध्यान देने योग्य समझा और मुझे अपनी मुलाकात का गौरव प्रदान किया। अजीब बात तो ये है कि मैंने जब भी उस पंछी को याद किया अपने अंदर झुक जाने का अनुभव पाया। हालांकि मेरी उम्र अब इस हद को पहुंच चुकी है कि मेरा तना मजबूत है और मेरी शाखाएं कठोर हो चुकी हैं और मजबूत चट्टानों से टकराती हुई हवाएं मुझसे टकराती हुई निकल जाती हैं। पतझड़ का वो मौसम भी बीत गया। सर्दी का मौसम आया। जाड़े की ठंडी हवाओं ने मेरे पीले पत्ते झाड़ दिए और फिर वे मेरे साथ खेलने लगी। कभी वे मुझे घास की तरफ झुका देती जैसे कि वो मुझसे कोई बदला ले रही हों, और कभी मेरे दिल के तारों को छेड़कर और बीते हुए दिन याद दिलाकर मुझे नचाने पर विवश करती। इस प्रकार वे मुझे भविष्य की सुखदायी घटनाओं की आशा दिलाती। थोड़े दिनों बाद बर्फ़ गिरनी शुरू हुई और मैं चमेली के फूलों की तरह सफ़ेद पोशाक पहने हुए नज़र आने लगा। सर्दी से मैं काँप तो उठा, फिर भी उस पोशाक से मुझे प्यार सा हो गया। विशेषकर उस वक्त तो मैं फूला ना समाता था और गर्व से बार बार अपने आप को देखता रहता। फिर जब बादल छट जाते तो सूरज की किरणों से मेरी ये बर्फानी पोशाक और अधिक चमकने लगती। सर्दी के वे दिन भी बीत गए। मैं जोर की आंधी और लगातार बर्फ़ के गिरने का सामना करता रहा। वो पूरा ज़माना ऐसे गुजर गया जैसे कोई आदमी एक लंबे अरसे से सो रहा हो
और कभी कभी उसकी आंखें खुलती रही हो। न तो भयंकर सर्दी मुझ में कमजोरी के लक्षण पैदा कर सकी और न उसकी कठोरता मेरे मन की उमंगों को दबा सकी। जब भी तेज हवाएं चलनी शुरू होती, मैं अपनी जड़ों को सख्ती से ज़मीन के अंदर दबा देता और मिट्टी के नीचे दबी हुई कंकड़ियों पर अपने पंजे मजबूती से गाड़ लेता। बहुत बार मेरे मन में ये विचार आया कि जोरदार हवाएं भी अनुग्रह करता अध्यापक बनकर कमज़ोर और नई उम्र के पेड़ों को सिखाने पढ़ाने आती हैं कि ज़मीन के मजबूती से पंजे गाड़ने का ढंग क्या है। वे अपने आप को एक भयंकर शत्रु के वेश में प्रकट करती हैं, जो अपने हमलों में उन्हें जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की चेष्टा कर रहा हो। मैं आंधियों का भी आभारी हूँ। अगर ये आंधियाँ न होती तो मुझे कभी इस बात का पता न चलता कि जिनकी जड़ें खोखली होती हैं उनकी शाखाएं कभी आसमान को नहीं छू सकती, और जो अंधेरे में घुस जाने से कतराता है वो कभी प्रकाश को पा नहीं सकता। बाहर का दूसरा मौसम आया तो मेरी नस नस में जीवन का लहू दौड़ने लगा। मेरी शाखाओं ने हरे छोटे पत्तों की पोशाक पहन ली। मैंने सोचा कि बस अब मैं उन्नति की अंतिम सीढ़ी पर पहुंच गया। उस समय मेरे मन में ये विचार तक नहीं था कि प्रत्येक सौभाग्य के बाद एक और सौभाग्य आता है जो पहले से कहीं अधिक होता है, और हर कमाल के बाद उन्नति का एक और तल्ला होता है। बाहर के तीसरे मौसम में मेरे शरीर के एक भाग पर पहली कली दिखाई दी। मैंने अनुभव किया कि मेरा शरीर अचानक ऐसे फूलों में बदल गया है जो आकाश और धरती को देखकर मुस्कुराते हैं। हवा के कानों में ऐसे महकने वाले वाक्य फूंकते हैं जिनमें दो प्यार भरे दिलों की बातें, उपासकों की प्रार्थना और कवियों की प्रतिभा नाचा करती है। थोड़े दिनों में सवेरे की सुगंधित वायु के झोंकों से मेरे शरीर पर खिलते हुए फूलों की संख्या बढ़ने लगी। मेरी शाखाएं फूलों से लदने लगी, साथ ही कुछ पुराने फूल झड़ने लगे। हर फूल के झड़ जाने पर मैं ये समझता कि मेरे आत्मा का एक पहलू मुझसे छीन लिया गया। इस विचार के कारण प्रकृति की इस चंचलता से मैं उदास हो गया। मैं दिल में कहता कि आखिर ये कौन सा तरीका है कि प्रकृति अपने ही हाथों हमें एक सुंदर पोशाक पहनाती है और फिर शीघ्र ही उसे उतरवा भी लेती है। इस दुख भरे विचार में थोड़े ही दिन बीते थे कि मैंने देखा कि इस झड़े हुए फूल की जगह मेरे शरीर पर एक नाजुक सुडौल और सुंदर रंग वाला फल आ रहा है। ये देखकर खुशी के मारे मेरी हालत उस आदमी जैसी हो गई जो डरावना सपना देखते देखते घबरा कर उठता है तो सुबह की ठंडी हवा उसके स्वागत के लिए तैयार होती है। मुझे विश्वास हो गया कि हानि के बिना लाभ और उदारता के बिना इनाम की आशा व्यर्थ है। एक सप्ताह के अंदर अंदर उस नाजुक फल के गूदे के चारों ओर कठोर छिलके का गिलाफ चढ़ गया। मुझे ऐसा जान पड़ा कि अब मैं माँ बन गया हूँ, हजारों बच्चों की माँ। मैंने देखा कि प्रकृति के अदृश्य हाथों ने उस एक गुठली को हजारों गुठलियों में बदल दिया है, जिसे उन्हीं हाथों ने आज से 3 बरस पहले मिट्टी के नीचे दबा दिया था। उनमें से हर गुठली में इसकी योग्यता थी कि वह किसी न किसी दिन ऊंचे विशाल पेड़ का रूप धारण करे, और इसी तरह ये जीवन मरण का क्रम चलता रहेगा। यह कैसा साक्षात्कार है जिसने भविष्यकालीन बातों को मेरे सामने रखा और मुझे विश्वास दिलाया कि मेरे फल हमेशा बने रहेंगे। ये कैसा विकास क्रम है जिसने मुझे जीवन के रहस्यों और उसके खुले हुए सत्यों के सामने ला खड़ा किया। मौसमों पर मौसम और सालों पर साल गुजरते गए। मैं उसी तरह फलता फूलता और ऊपर को ऊंचा उठता गया। मेरी छाल सख्त होती गई, मेरी टहनियाँ हर तरफ फूटने लगीं, मेरी शाखाएं एक दूसरे से उलझने लगीं। मैं एक ऐसे हरे भरे और मजबूत वृक्ष में बदल गया जो अपने ऐश्वर्य पर गर्व करता हो और अपने भाग्य को सराहता हो। लड़के मेरे ऊपर चढ़कर खेलने लगे, पंछियों ने मेरी डालों पर अपने घोंसले बनाए, पशु मेरे साए में सुस्ताने लगे, और सूरज के नीचे ऐसी कोई चीज़ बाकी न रही जिसको मैंने आजमाया न हो। मैंने ऐसी अनगिनत रातें खड़े खड़े बिता दी जिनमें सुगंधित हवा के ठंडे झोंके चलते रहे। मैं टीलों और घाटियों को ताकता रहा, नदियों की सुरीली आवाज़ों को कान लगाकर सुनता रहा। मैंने सितारों पर नजरें जमा दी और अंधेरे के सायों का हिलना डुलना महसूस करता रहा। बहुत से पंछी मेरे पत्तों में छुपकर व्याकुल स्वर से पुकारते रहे। उनकी दर्द भरी आवाज़ें मेरे दिल में एक अज्ञात द्विधा पैदा करने का कारण बनी। मैं चाहता कि काश
ऐसी जोरदार आंधी चली जो मुझे जड़ से उखाड़कर दूर किसी और जंगल में डाल दी। बहुत से कीड़ों ने मेरी जड़ों को खोखला बना दिया। पंछियों ने मेरे फल तोड़े। न मुझे दिन के प्रकाश में आराम मिलता और न रात के अंधेरे में। मेरी स्थिति उस स्त्री की तरह थी जो किसी पुरुष से प्यार करे पर वो पुरुष उससे दूर भागे और उसकी जगह एक ऐसा पुरुष उसके मत्थे मढ़ा जाए जिससे वो घृणा करती हो। मैंने जीवन के सुख और दुख दोनों का अनुभव किया है। मैंने उसकी मोहब्बत और नफ़रत दोनों का तजुर्बा किया है। मेरी हालत 4 मौसमों में उस तराजू की तरह थी जिसके पलड़े बारी बारी से ऊपर को उठते और ज़मीन को छूते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के सालों में जो सूरज के सामने खड़े होकर बिताए, मानो कि ऐसे ऐसे कष्टों और अत्याचारों को देखा जिनकी याद मेरे दिल से न तो बाहर की खुशियाँ मिटा सकती है और न सर्दी का मतवालापन उसे भुला सकता है। 2 ऐसी दुर्घटनाएं भी मुझ पर बीती जिन्हें मैं जब याद करता हूँ तो मेरा दिल काँप उठता है और मुझे अपने चारों ओर अत्याचार पीड़ित आत्माओं की एक भीड़ नज़र आती है। मुझे याद पड़ता है कि एक दिन तपती हुई गर्मी के मौसम में जब पंछी अपने अपने घोंसलों को वापस लौट चुके थे और कलियों की पंखुड़ियाँ एक दूसरे से चिपटी हुई थीं, सामने टीले के पीछे से एक नौजवान मेरी तरफ आया। मेरे तने का सहारा लेकर वह दुखी आंखों से रास्ते की तरफ देखने लगा। उस नवयुवक की आयु 20 बरस के लगभग थी। थोड़ी देर में एक तरुण कुमारी दुख दर्द का बुर्का मुंह पर ओढ़े वहाँ आई। वो नवयुवक के पास पहुंची। उसके सीने पर उसने अपना सिर रखा और फूट फूट कर रोने लगी। नवयुवक ने उसे अपनी छाती से भींच लिया और धीमी आवाज़ में कहने लगा, मेरी प्यारी, दिल को ढाढ़स दे, जुदाई की घड़ियां अधिक लंबी नहीं होगी। मैं 1-2 बरस के अंदर वापस आकर तुमसे मिलूँगा और तब हम दोनों मिलकर अपना भावी जीवन सुख में बिताएंगे। कुमारी ने कहा, कौन जाने जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ किसी और से मिलकर मेरी याद अपने दिल से निकाल न दोगे। इधर मैं उस वक्त तक अपने वायदे पर कायम हूँ जब तक तुम्हारी माँ मुझे दुल्हन के कपड़ों से न सजाए या मेरी माँ मुझे कफन न पहना दे। इतना कहते हैं उसकी आवाज़ भर्राई। वह रुक रुक कर कहने लगी, समुंदर हमसे जो चीज़ छीन लेती है वो कभी वापस नहीं देती। खुदा इन समुद्रों का सत्यानाश करे और उन लोगों का भी जिन्होंने समुंदर में सफ़र का रिवाज पहले पल शुरू किया। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। नौजवान ने उसे गले लगाया, उसका माथा चूमा और फिर आंखों को चूमते हुए ईमान की कसम खाकर कहने लगा, 1 बरस पूरा होने से पहले ही आकर मैं तुमसे मिलूँगा। फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और मेरे चारों ओर अपने दुख दर्द का कुहारा छोड़कर चले गए। दूसरे दिन शाम को वह कुमारी अकेली आकर वहीं बैठ गई जहाँ पिछली रात वो अपने प्रियतम के साथ खड़ी बातें कर रही थी। उसने डूबते हुए सूरज की तरफ देखना शुरू किया। मालूम होता था कि वह क्षितिज की काली रेखाओं और सूरज के सुनहरे बालों के बीच ऐसे सनातन सत्य की खोज कर रही थी जो प्रकाश और अंधेरे, जीवन और मरण के रूप में दिखाई दे। फिर उसने ज़मीन पर नज़र डाली। उसे पास ही अपने प्रियतम का पद चिन्ह दिखाई दिया। वह थरथराती हुई उंगलियों से पाँव के उन निशानों को छूने लगी और सिसक सिसक कर रोने लगी। वह कुमारी इसी प्रकार मेरे पास आती रही और मेरी छाया में बैठती रही। कभी कभी वह दर्द भरी धीमी आवाज़ से दुख के गीत गाती। उसकी आवाज़ के साथ साथ जंगल का सारा आनंद दुख और विषाद में बदल जाता। अपनी आदत के अनुसार वह उस दिन भी आई जब उसके वियोग के पूरे 2 बरस बीत चुके थे। उसके हाथ में बंद एक लिफाफा था जिसे वह बार बार चुनती थी। उसने लिफाफा खोला। वो उस पत्र की अभी 2-4 पंक्तियां ही पढ़ पाई थी कि तड़पती हुई ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी उंगलियां ज़मीनों में धंसने लगीं। फिर अचानक सीधी उठ खड़ी हुई और लटी बिखेर कर ज़ोर ज़ोर से हंसती हुई पेड़ों से खिलने लगी। मैंने अपने जीवन में ऐसी हंसी कभी नहीं सुनी थी। आंधियों का शोर मैंने सुना था, बिजली की कड़क की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी थी, भूखे खूंखार पशुओं की चिघाड़ें मेरे कानों तक पहुंची थी, लेकिन किसी कुमारी की ऐसी विचित्र और भयंकर हंसी की आवाज़ कभी मेरे कानों में नहीं आई थी। मैंने ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी जिसमें डर, दुख, उदासी और पागलपन के भाव एक साथ मौजूद हों। उस कुमारी की हंसी से पहले मेरी कल्पना में भी यह बात नहीं थी कि मौत की डरावनी आवाज़ हंसी के रूप में भी प्रकट हो सकती है।
यह पहली दुर्घटना थी। दूसरी दुर्घटना इससे भी दर्दनाक है। जब भी उसकी याद मेरे दिल में आती है, ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरी जड़ों, शाखाओं और टहनियों को धारदार दारांती से काटने लगा है। और अब जबकि मैं इस घटना का उल्लेख करने लगा हूँ, मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरा दिल टुकड़े टुकड़े होकर मेरी आवाज़ के साथ रो रहा है, पर शब्दों के रूप में बाहर नहीं निकलता। 7 बरस हुए फौज की एक टुकड़ी जंजीरों में जकड़े हुए एक नौजवान को उस टीले पर लाई। नौजवान की शक्ल सूरत और उसका चाल चलन सज्जनता और शूरता का परिचय दे रहे थे। जब वो टुकड़ी उस टीले के पास पहुंची तो उसके मुखिया ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, वो पेड़ बहुत ठीक है। वे सब मेरे पास आए। एक आदमी उस नवयुवक को लेकर आगे बढ़ा। उसने उसकी गर्दन में रस्सी का फंदा डाला। फिर उन्होंने मेरी एक शाखा पर रस्सी लटकाई और कुछ आदमियों ने मिलकर रस्सी खींचनी शुरू की। नौजवान जमीन से 2 गज ऊपर उठा। फिर उन्होंने रस्सी के दूसरे सिरे को मेरे तने से कसकर बांध दिया और तड़पते हुए शरीर का तमाशा देखते रहे। जब वह ठंडा पड़कर निश्चेतन हो गया तो वे सब वापस चले गए। मैंने कई बार तेज हवाओं से प्रार्थना की कि वे आसमान में कड़कती हुई बिजली की तलवार बनकर मेरी उस शाखा को तने से अलग कर दें, जिसे उन दुष्ट अत्याचारियों ने अपने अत्याचार में शामिल किया था। कितनी बार मैंने ये इच्छा प्रकट की कि काश इस डाली को कीड़े खा जाएं और ये ज़मीन पर बिछी हुई घास के ऊपर गिर पड़े और पतझड़ के पत्तों की तरह इसका नाम और निशान दुनिया में न रहे। लेकिन मेरी सारी अभिलाषाएं असफल रहीं। उस डाली से उसी तरह कलियां फूटती हैं, फल लगते हैं और वो सूरज के प्रकाश से आनंद उठाती है। प्रातःकालीन सुगंधित वायु के झोंकों से मस्त हो जाती है और बारिश के पानी से नहाकर खुशी से फूली नहीं समाती। ये डाली दुख की उस कहानी को बिल्कुल भूल गई है। उस डाली को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचता कि प्रकृति मेरी इच्छाओं की परवाह नहीं करती। मेरा अस्तित्व मेरी भावनाओं से कोई संबंध नहीं रखता। वह प्रकृति की इच्छाओं पर निर्भर करता है। वो ऐसा कानून का पाबंद है जो किसी का पाबंद नहीं। भूतकाल में और भी ऐसी बहुत सी घटनाएं छिपी हैं। उनकी संख्या ओस की उन बूंदों से भी अधिक है जो सुबह के वक्त मेरे पत्तों पर पड़ती हैं। वे घटनाएं सूरज की किरणों और पंचभूतों के परिवर्तनों से भी अधिक आश्चर्यजनक हैं। अगर मैं उन तमाम घटनाओं को दोहराने लग जाऊं तो मुझे अपने पुराने ज़माने की तरफ दोबारा लौट जाना पड़ेगा, मगर वैसा करने की क्षमता मुझ में बिल्कुल नहीं है। लेकिन जीवन के सारी सुख के क्षणों और दुख की घड़ियों, कृपाओं और संकटों से मुझे जो अनुभव प्राप्त हुए, उन सबसे प्यारी उस चिड़िया की याद है जो पहली बार मेरी टहनी पर आकर बैठी जब मैं बिल्कुल नाजुक था। उसके नन्हे मुन्ने शरीर का बोझ मैं नहीं उठा सका। उसके कारण मुझे इतना स्वाभिमान पैदा हुआ कि मैं भी पेड़ों की पंक्ति में शामिल किया जाने लगा। उस घड़ी की स्मृति में ऐसे गीत छिपे हैं जिनको मैं सूर्यास्त के समय सुनता हूँ। उस वक्त की याद में आग की ऐसी लपटें छिपी हुई हैं जो शांतिपूर्ण रात के सन्नाटे में मुझे दिखाई देती हैं। उस क्षण की याद में प्यार, दुख, तड़फ है और उसी में है सब्र और संतोष। तो ये थी कहानी, एक पेड़ की कहानी। आप अगर अंत तक इस कहानी को सुने होंगे तो मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि खलील जिब्रान इस कहानी के माध्यम से हमारे जीवन के उन अनुभूतियों को याद दिलाने की कोशिश किए हैं जिन्हें हम जी चुके हैं और महसूस करते हैं। एक प्रार्थना है, आप अपने इस चैनल कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो लाइक, शेयर, कमेंट जो करना है कर दीजिए। अगर नहीं भी करने की इच्छा हो तो बिल्कुल नहीं करिए। लेकिन हाँ, जब भी आपकी दिल करे कि कोई कहानी सुनना चाहिए तो बिल्कुल कहानी घर को याद करिएगा और इसकी कोई भी प्रस्तुति उठाकर सुन लीजिएगा। आप आनंद से भर जाएंगे। थैंक यू सो मच।